जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th मैट्रिक का आज हिंदी सिलेबस लेकर के आए हैं, जो 5 नंबर एक्सरसाइज है नागरी लिपि। नागरी लिपि के बारे में हम लोग जानेंगे कि नागरी लिपि है क्या। नागरी लिपि एक लिपि है और इस हम अपने भारतीय लिपियों के बारे में हम लोग जानेंगे, और हमारे जो भारत के जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, और हमारे नागरी लिपि में कितनी भाषाएं आती है, इन सभी चीज के बारे में जानेंगे। और इनके लिखे कौन है, तो नागरी लिपि के जो लेखक है गुणाकर मूले है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। याद रखिए, नागरी लिपि के जो संस्थापक वो कोई और है, वो हमारे बहुत पूर्वज की कहानी है, बहुत प्राचीन है। लेकिन नागरी लिपि का जो ये आपको मिलेगा, ये आपका लिखने वाले हैं गुणाकर मूले, जो एक कहानी की तरह दिया गया है। ये लेखक का परिचय और कहानी तो एक ही शॉर्ट में पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है, और ये गोधूली भाग 2 का बुक का है। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं कि गुणाकर मूले के जीवनी का संक्षिप्त जानकारी। गुणाकर मूले के जीवनी के यानी पूरे जीवन का संक्षिप्त यानी कुछ मात्रा में हम लोग जानकारी इनके बारे में जानेंगे, इनके जीवन के बारे में। तो ये जानेंगे कि इनका मृत्यु जो है 16 अक्टूबर 2009 में हुआ है। इनका मृत्यु कब हुआ? 16 अक्टूबर 2009 में। इनका जन्म की बात किया जाए तो 3 जनवरी 1935 में हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है? 3 जनवरी 1935 में, यानी कि जन्म हुआ 3 जनवरी 1935 में, मृत्यु हुआ 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। जन्म का स्थान जानेंगे तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। और यहीं के बारे में हम लोग जानेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुआ है। जानेंगे कि उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा यानी कि सबसे जो प्राथमिक शिक्षा था, ये कहाँ किए हैं? गांव से ही किए थे। ग्रामीण परिवेश में रह करके मराठी भाषा में पाई है, गांव में ही रह करके, और मराठी भाषा में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा चलता है, इसलिए मराठी भाषा में इन्होंने किए थे। कहता है कि मिडिल स्तर तक यानी कि 8वां क्लास तक के जो क्लास होता है वो मराठी में पढ़ाई करने के बाद, 8वां तक के कहाँ तक? मराठी में पढ़ने के बाद 8वां क्लास तक के मराठी में पढ़ लिए। उसके बाद ये वर्धा चले गए। वर्धा एक जगह का नाम है, वहां पर चले गए और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। वहां कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक नौकरी किए, तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। हिंदी का भी अध्ययन किए और अंग्रेजी का अध्ययन किए। उससे पहले ये मराठी का अध्ययन करते थे, मराठी में इन्होंने पढ़ाई किए थे। कहता कि इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय में एमए किए। गणित में क्या किए? एमए किए। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो इनके प्रमुख रचनाएं कई सारे हैं, जो कुछ रचनाएं यहाँ पर दिया गया है, जिसका नाम है अक्षर की कहानी, अक्षरों की कहानी। दूसरा नंबर है भारत, इतिहास और संस्कृति। तीसरा नंबर में आपको मिलता है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक के बारे में इन्होंने लिखे। अगर 5वां नंबर की बात किया, चौथा नंबर की बात किया जाए तो चौथा नंबर में ये होता है कि सौर मंडल इन्होंने लिखे। क्या लिखे? सौर मंडल। 5वां नंबर में देखेंगे सूर्य इन्होंने लिखे, सूर्य के बारे में। उसके बाद 6ठा नंबर में इन्होंने नक्षत्र लोक लिखे, और 7वां नंबर में भारतीय लिपियों की कहानी, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और यहीं से लिया गया है। साथ में हम लोग 8वां नंबर में देखेंगे कि भारतीय विज्ञान की कहानी भी इन्होंने लिख चुके हैं, यानी भारतीय वैज्ञानिक के जो कहानी तो लिखवे की है, साथ में विज्ञान के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है। इनके बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ परिचय जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति जो है गोधूली भाग 2 से लिया गया है, जिसके पाठ का नाम क्या है? गुणाकर मूले। इसके लेखक का नाम है गुणाकर मूले और पाठ का नाम है नागरी लिपि। पाठ का नाम क्या है? नागरी लिपि, और लेखक का नाम है गुणाकर मूले। ये पुस्तक है जो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ये पुस्तक कौन है? इनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक एक था, भारतीय लिपियों की कहानी, वहीं से लिया गया है नागरी लिपि। कहता है कि इसके हिंदी की लिपि नागरी या देवनागरी ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है। कहता है हिंदी की लिपि जो है वो नागरी लिपि है या देवनागरी लिपि। इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, और इसी का एक और नाम से जानते हैं नंदी नागरी लिपि। जानते हैं क्या? कि नंदी नागरी लिपि भी इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि देवनागरी लिपि को ही नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। चलिए पाठ के हम लोग सारांश जानेंगे, यानी पाठ का छोटा करके रूप जानेंगे। पूरी सार आपको मिलेगा एक छोटा होके वीडियो में, यानी छोटा होके कहानी में। सुनेंगे क्या कहता है कि प्रस्तुत कहानी जो है, प्रस्तुत पाठ जो है एक नागरी लिपि से लिया गया है, जिसके लेखक है गुणाकर मूले। ये प्रस्तुत कहानी जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं, ये पंक्ति कहां से लिया गया है? नागरी लिपि से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले है। लेखक कौन है?
गुणाकर मूल्य, इनके द्वारा लिखा हुआ ये चीज आपको मिलेगा। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास और व्यवहार पर अपना विचार व्यक्त किया है। यानी कि यह समझेंगे कि हिंदी भाषा का लिपि जो है वो देवनागरी है, और देवनागरी लिपि जो है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, साथ में इसका विचार कैसे, विकास कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे किया, और ग्रोथ करने के साथ में इन सभी के बारे में, व्यवहार करने में हमको एक कैसा महसूस होता है, बढ़िया लगता है या खराब है, इस सब के बारे में बताया गया है। अगर जाने कि लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी हुई है ये भी देवनागरी लिपि ही है। जिस लिपि में पुस्तक छपा हुआ आपको मिलेगा ये भी किस लिपि में है, देवनागरी लिपि। नागरी या देवनागरी लिपि ही कहते हैं इसको। कहता है कि इस लिपि की टाइप, इस लिपि की टाइप जो है 250 साल पहले, लगभग 250 वर्ष पहले बनी थी। हिंदी लिपि के जो हम लोग लिखते हैं हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा के जो क्या लिपि जो है देवनागरी, देवनागरी लिपि के जो टाइप बना है ये 250 साल पहले बन चुका है। लगभग कितने साल पहले बना है, 250 साल पहले बना है। इसके पहले बुक नहीं छपता था, लोग अपने हाथों से लिखते थे, पत्थर पे लिखते थे, पेज पे लिखते थे, या ताम्रपत्र पर लिखते थे। क्या पर लिखते थे, ताम्रपत्र पर लिखा करते थे। लेकिन जब 250 साल पहले की बात, अब जब अथी बना, टाइपराइटर बना, उस समय बुक कई सारे छपने लगे, और जितने बुक भी मिलते हैं वो सारे के सारे बुक के में विकास होना शुरू हो गया। सभी जगह ये फैल गया बहुत अच्छे तरह से, बहुत ज्यादा इस बारे में विकास हुआ नागरी लिपि के बारे में। अब जानेंगे कि इसके विकास से अक्षरों में स्थिरता आ गई। जब टाइपराइटर का विकास हो गया, उत्पत्ति हो गया, इसका स्थापना यानी कि अथी हो गया, बन गया, टाइपराइट बन गया, तो इसके बाद अक्षर का ज्यादा वृद्धि नहीं हो सका, वहां तक रुक गया। और उसके बाद उसी को सभी भाषाओं में लिखना शुरू कर दिए। कितनी भाषा में लिखे जाते हैं वो सारी बात बताएंगे। जहां तक आप ये जानेंगे कि नेपाली भाषा, नेवारी भाषा, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी जो हम लोग जानते हैं, या मगही भाषा जानते हैं, ये सारे भाषा हम लोग इसी में लिखते हैं, यानी कि देवनागरी लिपि में, है ना। चलिए अगला नंबर देखेंगे। कहेंगे, कहता है कहा कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, हिंदी में जितने बोली आती है, बोली हो या भाषा हो, सारी की बोली भी और भाषा भी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित है। हमारे संविधान में कितनी भाषा सम्मिलित है, 22 भाषा सम्मिलित है हमारे भारत में। ये पूरे भारत में बोली आती है। लेकिन बोली की अगर बात किया जाए तो ये कई सारे बोली हैं जो सभी जगह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग की तरह बोली जाती है। जैसे हमारे बिहार में 2-3 भाषा बोली जाती है, बोली जाती है, जैसे भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, हम लोग जो देहाती भाषा यूज करते हैं, हिंदी भी है जो हमारे बिहार में बोला जाता है। उसी प्रकार से कई सारे जगहों पे अलग अलग बोली जाती है। यहाँ पर हिंदी में हम लोग जानेंगे कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, संस्कृत हो गया, नेपाली आदि इसी लिपि में लिखी जाती है। कहता है कि देवनागरी लिपि के संबंध में, देवनागरी लिपि के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है, देवनागरी लिपि के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वो क्या है कि विश्व में संस्कृत एवं प्रकृति के पुस्तक, प्रकृति की पुस्तकें प्राय इसी लिपि में छपती है। विश्व के जितने भाषा है वो सभी का पुस्तक जो छपता है जो इसी लिपि में छपता है, और प्रकृति का भी पुस्तक इसी लिपि में छपता है। आगे कहता है कि देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं, देश में बोली जाने वाली भिन्न भिन्न भाषाएं तथा बोलियां भी इसी लिपि में लिखी जाती है। जैसे तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ लिपियों का भी भिन्न भिन्न क्या मिलती है, दिखाई पड़ती है। भिन्न भिन्न आप देखते हैं तो भिन्नता यानी थोड़ा बहुत आपको अलग दिखाई पड़ेगा, लिखावट आपको मिलेगा थोड़ा बहुत अलग। जो लिपि है वो लिपि आपका यही मिलेगा, देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि मिलेगा, देवनागरी लिपि। कहता है कि लेकिन ये लिपियों भी नागरी लिपि की तरह ही प्राचीन और ब्रह्मी लिपि से विकसित हुई है। कौन से लिपि से, प्राचीन ब्रह्मी लिपि से ये लिपि है जो विकसित हुई है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग जानते हैं क्या कहता है। जो कहता है कि लेखक का कहना है, क्या कहना है कि नागरी लिपि के आरंभिक मतलब जो शुरुआत जब हुआ था, इसका उत्पत्ति का शुरुआत हुआ था उस टाइम की बात कर रहा है। कि लेखक का कहना है कि नागरी लिपि की आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत यानी साउथ में हम लोग चलेंगे, साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया से ही हमें क्या मिला है, नागरी लिपि का शुरुआत मिला है, कि आरंभ वहीं से हुआ है। कहता है आरंभिक लेख जो शुरुआत वाला जो लेखक हमको लिखावट जो मिला है, सबूत मिला है, वो हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। और यह लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। दक्षिण भारत में कौन सी लिपि कहलाती थी, देवनागरी लिपि को ही हम लोग नंदी नागरी लिपि के नाम जानते थे। क्या, साउथ में यानी कि साउथ इंडियन में। कहता है कि दक्षिण भारत में
तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है। कहता है कि दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों की जो भाषा है, इन सभी भाषाओं का जो स्वतंत्र रूप में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है इस सभी लिपियों का। फिर भी कई शासकों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया है। कई सारे ऐसे शासक हैं जिन्होंने नागरी लिपि का क्या किया है, प्रयोग किए हैं, यूज किए हैं। आपको बता दे कि ये 11वीं, कैसे, ये 11वीं सदी से राजराज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर भी आपको नागरी लिपि के अक्षर ही अंकित मिलते हैं। यानी कि ये कहता है कि जैसे 11वीं सदी में जो राजा होते थे, चोल राजाओं के जो राजा थे, राजेंद्र और राजराज, इन सभी के सिक्कों पर भी देवनागरी लिपि में अंकित बिल्कुल खुदाई में आपको मिलता है। कहता है कि 12वीं सदी में केरल के शासक के सिक्कों पर भी ये बिरल केरला से आपको मिलता है। क्या मिलता है? बिरल केरला से मिलता है, बीर केरला से मिलता है। आगे अगर बात किया जाए इनके बारे में, तो इसी प्रकार से 9वीं सदी में, इसी प्रकार से 9वीं सदी के बरगुन, इसी प्रकार से 9वीं सदी के बरगुन का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में ही मिलता है। पहले बताया आपको कि टाइपराइट जिस समय मिला था, टाइपराइट तो आपको 250 साल पहले मिला है। उसके पहले जो मिलता था वो हम लोग पत्थर पर लिखते थे या कपड़ों पर लिखते थे, नहीं तो ताम्रपत्र पर लिखते थे। तो उस समय जो ताम्रपत्र था, तो उस ताम्रपत्र जो है ये 9वीं सदी में मिलना शुरू हुआ था। कब मिलना शुरू हुआ था? 9वीं सदी में मिला था, वो भी नागरी लिपि में ही था। तो 11वीं सदी में इसका इस्लामी शासक भी नींव डालने वाले महमूद गजनबी के चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के ही शब्द क्या होते हैं, मिलते हैं। यानी कहता है कि 11वीं सदी में इस्लामी शासक, हमारे देश में 11वीं सदी में इस्लामी शासक आए थे। हमारे देश में 11वीं सदी में कौन आया था? इस्लामी शासक आया था। और वो आया तो यहाँ पर नींव डालने के लिए, कि अपना राज जमाने के लिए जब आया था, महमूद गजनबी, कौन आया था? महमूद गजनबी आए थे। तो महमूद गजनबी जब आया तो वो भी अपना जो चांदी का सिक्का लॉन्च किया था, तो अपने चांदी के सिक्का पर नागरी लिपि शब्द को ही खुदवाया था। कौन से भाषा में लिखवाए थे? नागरी लिपि में लिखवाए थे। कौन से लिपि में? नागरी लिपि में लिखवाए थे। आगे कहता है कि गजनबी यानी महमूद गजनबी के बाद फिर मोहम्मद गौरी आया। कौन आया? मोहम्मद गौरी वहां के राजा बना, हमारे देश के राजा बना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी और कई सारे ऐसे शासक थे जो हमारे भारत में आए थे। तो कहता है कि आदि शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे, यानी नागरी लिपि में खुदवाए थे। आपको बता दे कि अकबर के सिक्कों पर नागरी लिपि में जो खुदवाया था, जो खुदवाया हुआ था ही, साथ में सिया और राम के चित्र भी उस पे मिलता है। सिया और राम जी के चित्र और साथ में उनका नाम भी उनको उसके सिक्कों पर मिलता है। किसके सिक्कों पर? अकबर के सिक्कों पर। कहता है कि अकबर के सिक्कों पर तो नागरी लिपियों में सिया राम शब्द अंकित है और उसका फोटो भी आपको मिल जाता है। तात्पर्य यह है कि नागरी लिपि का प्रचलन ईसा के 8वीं और 9वीं सदी से आरंभ हो गया था। तो ये आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आते रहता है कि हमारे देश में या नागरी लिपि का आरंभ कब से हमारे देश में मिलना शुरू हुआ है? तो 8वीं से 9वीं सदी से मिलना शुरू हुआ है। कब से मिलना शुरू हुआ है? 8वीं से 9वीं सदी से हम लोग को मिलना शुरू हो गया है। क्लियर? अब बहुत ज्यादा विकसित जो हुआ है ये 11वीं सदी में, बहुत ज्यादा जो चोल के राजाओं जो आए थे तब उस समय पूरा ज्यादा विकसित हुआ था। आगे अगर हम लोग देखेंगे कि लेखक ने लिपि के पहचान में कहा है, लेखक ने लिपि के पहचान में कहा है कि 12वीं और सिद्धम लिपि अक्षर के तिकोण है। अक्षर के क्या है? तिकोण। यानी देखेंगे कि 12वीं लिपि जो हम लोग के नागरी लिपि है उसी को हम लोग ब्राह्मी लिपि बोलते हैं, और सिद्धम लिपि जो है ये दोनों में थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं। हम लोग जब लिखते हैं तो ये बिल्कुल सीधा लिखते हैं, जब माथा जोड़ते हैं जैसे राम अगर लिखते हैं तो राम में बिल्कुल सीधा लिखते हैं। लेकिन उन लोगों के अति में होता है का कि राम तो ऐसे लिखता है, लेकिन इसको लिखने के साथ में बिल्कुल ये जो होता है ये बिल्कुल तिकोण हो जाता है। ये जो मुंह होता है क्या होता है? यहाँ पर तिकोण पड़ जाता है, और यही इसमें सिर्फ अंतर थोड़ा सा पड़ता है। हम लोग सुनेंगे कि लेखक के लिपि के पहचान में कहा गया है कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षर में पहचान होती है क्या? कि तो वो तिकोण है। क्या है? तिकोण मिलता है। जबकि नागरी लिपि के अक्षरों में सिरों पर लकीर एकदम मिलता है, जो लकीर के लंबाई बिल्कुल पूरा मिलता है, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक समान सभी जगह। यहाँ पर जितना अगर रहेगा चौड़ाई उतना ही चौड़ाई यहाँ रहेगा, और लंबाई भी बिल्कुल सेम टू सेम रहता है, उसमें कम बेसी नहीं रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है? थोड़ा सा कम बेसी, यानी तिकोण की तरह आपको दिखाई देगा।
कहता है कि प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी लिपियों से क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। कहता है प्राचीन यानी बहुत पहले वाले जो नागरी लिपि था और आधुनिक आज वाले जो नागरी लिपि है, इन दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, बिल्कुल एक समान की तरह दिखाई देते हैं। और इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से और उत्तर भारत में नागरी लिपि जो है ये 9वीं सदी से मिलने लगे। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि हमारे भारत में नागरी लिपि है वो कब से मिलना शुरू हुआ, तो 8वीं 9वीं सदी से मिलना प्रारंभ हुआ। जिसमें आपको बता दें कि दक्षिण भारत में यानी कि साउथ में ये 8वीं सदी से और उत्तर भारत में नॉर्थ इंडियन में आपको 9वीं सदी से मिलना शुरू हुआ था। क्लियर, पहले हुआ था दक्षिणी भारत में, याद रखेंगे साउथ इंडियन में, दक्षिणी भारत में 8वीं से और 9वीं से हुआ है उत्तर भारत में। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखेंगे कि अब प्रश्न यह उठता है कि इस नई लिपि को नागरी लिपि या देवनागरी लिपि तथा नंदी नागरी क्यों कहते हैं। इस जो लिपि है ये लिपि को हम लोग नागरी लिपि, देवनागरी लिपि या नंदी नागरी लिपि ही क्यों कहते हैं, कोई और लिपि क्यों नहीं कहें। तो इसका नाम के बारे में जाने कि नामकरण इसका कैसे हुआ। तो देखिए नागरी लिपि शब्द जो है, नागरी जो शब्द है, इसका उत्पत्ति संबंध की, इसके उत्पत्ति के संबंध में कई सारे वैज्ञानिक विद्वान जो आए उन्होंने अपना मत एक समान नहीं दिए, कुछ अपने अपने मत अपने अपने अनुसार दिए। कहता है कि सबका मत जो था वो एक नहीं था, कुछ विद्वानों का मत ये था, यानी कुछ विद्वानों का ये कहना था कि गुजरात में एक नागर नाम के एक जगह बाबू, नागर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। कहता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गुजरात में नागर नाम के ब्राह्मण जो रहते थे उन्होंने सबसे पहले इसका क्या किए थे, इसका प्रयोग किए थे, यूज किए थे। इसलिए इसका नाम नागर, नागर नाम के ब्राह्मण थे इसलिए नागरी शब्द यानी कि नागरी पड़ा, इस लिपि का नाम क्या पड़ा, नागरी पड़ गया। किंतु कुछ विद्वानों का मत के अनुसार कहा जाता है कि अन्य, कहता है कि नगर जो है वो मात्र नगर है, नगर जो है मात्र क्या है, नगर यानी कि शहर की बात करता है। यहाँ पर जो नगर लग रहा है तो नगर मतलब शहर है। और परंतु काशी को देवनागरी कहा जाता है, काशी को क्या माना जाता है, देवनागरी माना जाता है। आप याद रखेंगे काशी को हम लोग देवनागरी के नाम जानते हैं कि वो देवों का नगर है काशी, देवों का नगर कौन है, काशी। तो इसीलिए कहता है कि काशी देवनागरी है माना जाता है और इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, देवनागरी। यहाँ पर क्या कहता है कि गुजरात के जो नागर नाम के ब्राह्मण थे इसीलिए नागर ब्राह्मण ने सबसे पहले यूज किया, इसीलिए इसका नाम नागर पड़ा यानी नागरी पड़ा। और कुछ विद्वानों का यह कहना है कि नागर तो नागर है ही, देवनागरी कैसे पड़ा, क्योंकि हमारे भारत में एक काशी नाम का एक ऐसा जगह है जिसको हम लोग देवनागरी के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, देवनागरी के नाम जानते हैं और इसीलिए उसका नाम देवनागरी पड़ा। क्या पड़ा, देवनागरी पड़ा। आगे अगर हम लोग बात करें तो कुछ विद्वानों का यह भी कहना है, कहता कि अलबेरूनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आरंभ में, यानी कि कहता है कि 1000 ईस्वी पहले की बात करता है, 1000 ईस्वी के आसपास कहता है। कहता है कि अलबेरूनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द का अस्तित्व में आया, नागरी शब्द अस्तित्व में आया। कैसे अस्तित्व में आया, कहता है कि इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से लिया गया है। नागरी जो शब्द है वो किसी शहर से या नगर से लिया गया, नगर मतलब ही शहर होता है, यानी कि शहर से लिया गया है। तो कहता है कि नगर अथवा शहर से संबंधित है, इससे संबंध रखता है, रिलेटेड है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है कि उत्तर भारत की स्थापत्य कला की विशेष, दूसरी भारत की कहता है कि उत्तर भारत के स्थापत्य यानी कि उत्तर भारत में सबसे पहले, बहुत पहले, आज से हजारों साल पहले की बात कर रहा है कि आज से हजारों साल पहले उत्तर भारत में सबसे बड़ा जो शहर था वो हमारा पाटलिपुत्रा था। कौन शहर था, पाटलिपुत्रा। तो उसी की बात करता है कि उत्तर भारत में स्थापत्य कला के विशेष शैली को नगर कहा जाता था। और यह जो नगर जो है ये नागरी उत्तर भारत के किसी बड़े शहर से संबंध रखता है, किसी बड़े शहर से, यानी उत्तर भारत के जो सबसे बड़े कुछ बहुत बड़े शहर थे उस शहर से ये नागरी शब्द संबंध रखता है। अब वो बड़े शहर का नाम क्या है, वो बड़े शहर का नाम पटना है। क्या है, पटना। पहले पटना को नगर के नाम से जाना जाता था। और एक बात बताए कि वहां के शासक को हम लोग देव के नाम से जानते थे। क्या के नाम से जानते थे, देव के नाम से। और देव के नाम से जानने के साथ साथ उन दोनों के नाम पर देव के नगरी हम लोग जाने कि देव के नगरी उनको जाना गया। क्या नाम जाना गया, देव के नगरी। या देव के नगरी नाम से ही देवनगरी का प्रचलन शुरू हुआ। कहता है कि उस समय उत्तर भारत में
प्राचीन सबसे बड़ा जो शहर था, सबसे बड़ा शहर नगर जो था वो पटना था। कहता उत्तर भारत में प्राचीन पटना जो है वो सबसे बड़ा शहर था, सबसे बड़ा नगर था। साथ ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। कहता है कि गुप्त वहां के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका नाम क्या है विक्रमादित्य, इसका जो उपनाम था वो क्या था देव था। इसका व्यक्तिगत नाम जिसको उपनाम हम लोग कहते हैं तो उपनाम देव, यानी कि देव से नाम से प्रसिद्ध थे, तो देव था। अब संभव यह है कि गुप्तों की राजधानी पटना होने के कारण, गुप्तों की राजधानी क्या था पटना था, यानी उस समय हमारा बिहार जो मगध का राजधानी था पटना था, यानी गुप्तों की राजधानी पटना होने के कारण गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया हो। उस समय के देवनगर कहा गया हो किसको, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा गया हो देवनगर, यानी कि पटना को देवनगर के नाम से भी जाना जाता होगा। कहता और देवनगर की लिपि होने के कारण, देवनगर यानी देवताओं की लिपि होने के कारण, देवनगर की लिपि होने के कारण इसका नाम देवनागरी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया हो देवनागरी नाम दिया गया हो। अतः कहता है कि अंततः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, लेखक है जो इस निष्कर्ष पर रिजल्ट बताता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईसा के 8वीं से 11वीं, ईसा के 8वीं से 11वीं, 8वीं में तो इसका उत्पत्ति हुआ था, याद रखिए 8वीं में क्या हुआ था उत्पत्ति हुआ था, 11वीं तक चला था, 11वीं से ज्यादा प्रसिद्ध होना शुरू हो गया। तथा ईसा के 8वीं से 11वीं सदी तक यह लिपि सर्वदेशिक हो गई। सर्वदेशिक मतलब पूरे देश में फैल गई पूरी लिपि, इसलिए इसके नामकरण के विषय में कुछ कहना संभव नहीं लगता। किसका नामकरण कैसे हुआ इसके कहने में बिल्कुल कोई संभव नहीं रखता, यानी सभी बिल्कुल असंभव की तरह लगता है, कोई भी संभव नहीं होता, यानी सभी का सब उसी का नाम के अनुरूप आता है ना। चलिए अगला नंबर देखते हैं। कहता है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित नागरी लिपि में है। कहता है कि मिहिर भोज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजा थे मिहिर भोज, जो ग्वालियर उत्तर प्रदेश नहीं पड़ता है, वहां के प्रशासित यानी राजा थे जो नागरी लिपि में है, और वहां के उनके सिक्कों पर भी नागरी लिपि में खुदवाए गए थे। कहता है कि धारा नागरी का परमार शासक भोज अपने कहता है कि विद्यानुराग के लिए इतिहास प्रसिद्ध है, और वह 12वीं सदी के बाद भारत के सभी हिंदू शासक तथा कुछ इस्लामी शासकों ने, भारत के कुछ हिंदू शासक और सभी हिंदू शासक और कुछ इस्लामी शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी लिपि में क्या किया था अंकित करवाया था, यानी कि लिखवाए थे खुदवाए थे। क्लियर। चलिए ये इतना ही है, आगे आपका क्वेश्चन आंसर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर अगले वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।